नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रोमाना इसार खान। इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए। उदयपुर में जो दुर्दांत हत्याकांड अंजाम दिया गया, उसी से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आई है। राजस्थान के गृह राज्य मंत्री हैं राजेंद्र यादव, उनकी तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। राजेंद्र यादव ये बता रहे हैं कि कन्हैया लाल के मर्डर का एक आरोपी गौस मोहम्मद वो पाकिस्तान गया था। आरोपी गौस मोहम्मद का पाकिस्तानी कनेक्शन, गौस मोहम्मद ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। ये बड़ी जानकारी है जो राजस्थान के गृह राज्य मंत्री की तरफ से दी गई है। आपको बता दें, गृह राज्य मंत्री राजस्थान के राजेंद्र यादव, उनकी तरफ से यह कहा गया है कि कन्हैया लाल के मर्डर का एक आरोपी गौस मोहम्मद, यही है गौस मोहम्मद। कुल 2 आरोपी, हालांकि ये दोनों आरोपी इस वक्त पुलिस की गिरफ्त में हैं। कुल 5 आरोपियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार कर चुकी है। मामले की जांच अब एनआईए कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन इस गिरोह का तलाशा जा रहा है, क्योंकि ये महज एक निर्मम हत्याकांड नहीं बल्कि सीधे सीधे आतंकवादी घटना इसको कहा जाएगा, जिस बेरहमी के साथ इन हत्यारों ने, इन दानवों ने कन्हैया लाल को मौत के घाट उतारा, पूरा वीडियो बनाया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया। ये आरोपी अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं और अब इनका पाकिस्तान का कनेक्शन, जिसका जिक्र खुद वहां के मंत्री कर रहे हैं। तो आरोपी गौस का पाकिस्तान का कनेक्शन सामने आ गया है। गौस ने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी। हम सीधे रुक करते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष शर्मा इस वक्त मौजूद हैं हमारे साथ और डिटेल्स के साथ। मनीष, क्या जानकारी मिल रही है? बैकग्राउंड चेक जब हुआ गौस मोहम्मद का, कब पाकिस्तान गया था, कितने दिन की ट्रेनिंग, किस संगठन के साथ जुड़ा हुआ था, बताइए जरा। जी रोमाना, अभी कुछ देर पहले राजस्थान के गृह राज्य मंत्री राजेंद्र यादव ने इस बात का खुलासा किया है कि गौस का पर पाकिस्तान लगभग 1.5 महीने तक उसने पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली थी, ऐसा खुद राज्य मंत्री कह रहे हैं। मनीष, आपकी आवाज साफ नहीं आई है। दोबारा से मनीष से बात करने की कोशिश करेंगे और ये पूरी खबर आप तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये बड़ा एक तरीके से खुलासा जो इस पूरे राजस्थान के उदयपुर में हुए हत्याकांड में हो रहा है। आरोपी गौस मोहम्मद, उसका पाकिस्तान कनेक्शन, पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर आया। देखिए, राजस्थान के उदयपुर में कन्हैया लाल की हत्या के बाद आज राजसमंद जिले में एक और हमला हुआ है और इस बार निशाने पर पुलिस को लिया गया है। पुलिस पर तलवार से हमला किया गया। भीम पुलिस थाना क्षेत्र में एक पुलिसकर्मी पर ड्यूटी के दौरान तलवार से हमला किया गया। पुलिसकर्मी की गर्दन पर तलवार लगी है। शुरुआती इलाज के बाद पुलिसकर्मी को इलाज के लिए ब्यावर रेफर किया गया है। पुलिसकर्मी का नाम संदीप बताया जा रहा है। भीम थाना इलाके में चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है। भीम थाना वही इलाका जहां से कल कन्हैया लाल की हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था। तो राजसमंद का ये भीम थाना इलाका, यहीं से कल कन्हैया लाल के हत्या के दोनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इसी इलाके में आज एक पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला हुआ है। इसके बाद पुलिस बल और अलर्ट पर। हालांकि कन्हैया लाल की हत्या के बाद से ही पुलिस बल पूरे राजस्थान में अलर्ट पर है। पूरे प्रदेश में धारा 144 लागू की गई है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से राजसमंद में पुलिस पर ही हमला हुआ है, उसके बाद कानून व्यवस्था को लेकर कई तरीके के सवाल जो अब खड़े हो गए। राजसमंद में पुलिसकर्मी पर तलवार से हमला, और ये वही इलाका है जहां से कल कन्हैया लाल की हत्या के दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। उसी इलाके में पुलिस वाले को निशाना बनाया गया है। तलवार से पुलिस वाले पर हमला किया गया है और उस वक्त पुलिस वाले पर हमला किया गया जिस वक्त पुलिस वाला अपनी ड्यूटी कर रहा था। ड्यूटी पर तैनात पुलिस वाले पर यह जानलेवा हमला। पुलिसकर्मी का नाम संदीप बताया जा रहा है। संदीप को फिलहाल ब्यावर रेफर कर दिया गया है। और राजस्थान के उदयपुर में ये जो दर्दनाक घटना हुई है, इसके बाद राजस्थान के सरकार के मंत्री हैं प्रताप सिंह खाचरियावास, वो कह रहे हैं कि हत्यारों को ठोक देना चाहिए। एबीपी न्यूज से खास बातचीत में खाचरियावास ने कहा है कि मैं होता तो इन आरोपियों को बताता कि गुंडाई होती क्या है। प्रदेश सरकार में मंत्री प्रताप सिंह जी हमारे साथ हैं और लगातार उदयपुर की जो घटना है उसको लेकर अब सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। मंत्री जी, एक सवाल मेरा ये है कि अभी मैं बीजेपी दफ्तर में था, वहाँ ये कहा जा रहा था कि एनआईए को आना पड़ा और यहाँ आतंकियों का राज है और जिस तरह से सीधे सीधे हत्या की गई है, ये तालिबानी सोच को दिखाता है। प्रदेश सरकार से कुछ संभल नहीं रहा है।
देखिए, बीजेपी के साथ एक बड़ी दिक्कत हो गई है। बीजेपी शायद ये भूल गई कि केंद्र में उनकी सरकार है और बीजेपी कह रही है आतंकियों का राज है। बीजेपी आतंकवादी है क्या? जो खुद आतंकवादी होंगे वो ऐसी गलत भाषा का प्रयोग करेंगे? शर्म नहीं आती बीजेपी के लोगों को? आप मुझे ये बताइए, पूरे देश में नफरत किसने फैलाई? बयान नुपुर शर्मा ने दिया, गलत बयानबाजी की, उसके बाद पूरे देश में माहौल बिगड़ा। ये बात बीजेपी ने मानी। बीजेपी ने खुद ने माना कि नुपुर शर्मा ने गलत बयान दिया, तो इसलिए बीजेपी ने नुपुर शर्मा को पार्टी से निकाला। सरकार खिलाफ बोली नुपुर शर्मा के। और राजस्थान में जो कल की घटना है, ऐसे लोगों को ठोक के मारना चाहिए। मैं खुद कह रहा हूं, पापी है। बड़ा बयान दे रहे हैं आप, सरकार में मंत्री आप कह रहे हैं ठोक के मारना चाहिए। इसलिए ठोक के मारने का, हमारी भाषा को समझिए, आप उसको गलत ट्रैक पे ले जा रहे हैं। ठोक के मारने का मतलब यदि प्रताप सिंह खाचरियावास के ऊपर दो लोग बड़े बड़े हथियार लेकर हमला करते हैं, तो सामने आसपास जो लोग बचाने के लिए उनको आगे आना चाहिए। तो उदयपुर में बेहद बर्बर तरीके से कन्हैया लाल को मौत के घाट उतार दिया गया और इस घटना को लेकर सूचना प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर, उन्होंने गहलोत सरकार पर सवाल उठाए हैं। अनुराग ठाकुर ने आरोप लगाया कि राजस्थान में आतंकवादियों को बढ़ने दिया गया, ये सरकार की नाकामी है। उदयपुर में जो घटा, उसने एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा किया है कि राजस्थान जो एक शांति प्रिय राज्य है, जहां पर दुनिया भर के पर्यटक आते हैं, वहां पर कानून व्यवस्था किस तरह से फेल हुई है, उसका एक बड़ा उदाहरण गहलोत जी की सरकार में दिखता है। क्या वोट बैंक की राजनीति के चलते कानून व्यवस्था को ठप कर दिया गया? आतंकवाद जैसी घटनाओं को आगे बढ़ने के अवसर दिए गए, एक भय का वातावरण पूरे राजस्थान में पैदा किया गया। आखिरकार कांग्रेस की सीनियर लीडरशिप से लेकर गहलोत सरकार मूक दर्शक बनकर बैठी रही। और मैं कहना चाहता हूं, आपसी लड़ाई के चलते वहां पर कानून व्यवस्था ठप है, सरकार ना के बराबर है। और अब जब एनआईए की जांच हो रही है, तो मुझे पूर्ण विश्वास है तेजी से उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी और जांच की रिपोर्ट भी जल्दी आएगी। तो सीधे सीधे बीजेपी कटघरे में खड़ा कर रही है राजस्थान की कांग्रेस सरकार को। उदयपुर में कन्हैयालाल की जो जघन्य हत्या हुई है, इसके बाद परिवार में उनके बेहद रोष है। उनके बेटे यश ने क्या कहा, ये सुनिए। हम चाहते हैं कि उनको एनकाउंटर ही होना चाहिए, और अगर एनकाउंटर नहीं तो उनको कई सरेआम लटका दिया जाए। क्यों विदेशों में यही होता है ना सर, कि जो किया है वो हैंड टू हैंड वहीं पे होगा, उसी के साथ। तो गुस्से में है परिवार और जाहिर सी बात है ये पीड़ा है परिवार की जो शब्दों में बाहर निकल कर आ रही है, क्योंकि बेहद बर्बर तरीके से कन्हैयालाल को मौत के घाट उतार दिया गया। और बर्बरता ऐसी कि इन आरोपियों ने इस पूरे हत्याकांड का वीडियो बनाया, वीडियो को सोशल मीडिया पर अपलोड किया। मामला जब वायरल हुआ तब लोगों का रोष इतना बढ़ा कि आखिरकार पुलिस एक्शन में आई और इन आरोपियों को देर रात गिरफ्तार कर लिया गया। आइए अब आगे बढ़ते हैं। राजस्थान से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां सबसे बड़ी सियासी उथल पुथल मची हुई है। और महाराष्ट्र की सियासी लड़ाई एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई है। अभी की सबसे बड़ी खबर यह कि कल महाराष्ट्र में उद्धव सरकार के खिलाफ फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट में करीब 45 मिनट बाद सुनवाई होनी है। सुबह दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद कोर्ट ने आज ही सुनवाई के लिए शाम 5 बजे का समय तय किया था। 5 बजे सुनवाई जब शुरू होगी तो फिर फैसला आ जाएगा कि फ्लोर टेस्ट होगा या नहीं। यह उम्मीद की जा रही है कि आज की सुनवाई के बाद कल के फ्लोर टेस्ट को लेकर कुछ ना कुछ फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जरूर दे दिया जाएगा। हालांकि शिवसेना की तरफ से कहा जा रहा है कि जब तक बागियों पर फैसला नहीं होता है तब तक आखिर फ्लोर टेस्ट कैसे किया जा सकता है, यह असंवैधानिक है। वहीं आपको बता दें कि राज्यपाल की तरफ से जो वकील हैं उनकी तरफ से कहा गया है कि साहब ये तो राज्यपाल का विशेष अधिकार होता है, अगर बहुमत में नहीं है सरकार तो फिर सरकार में रहने का नैतिक अधिकार नहीं है। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी निपुण सहगल इस वक्त मौजूद हैं। जरा निपुण से जानते हैं। निपुण, करीब 45 मिनट का इंतजार और फिर शुरू होने वाली है महाराष्ट्र पर सुप्रीम सुनवाई। देखिए रोमाना 5 बजे का समय सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, लेकिन हो सकता है इसमें थोड़ा कुछ अधिक समय लगे, हो सकता है 5:15 या 5:30 भी बजे। ये निर्भर करता है इस बात पर कि क्या जजों के पास वो कॉपी पहुंच गई है जो याचिका की और सारे पक्षों के पास पहुंची है या नहीं। इस शर्त को पूरा करने के बाद ही सुनवाई होगी।
और इसमें जो मुख्य रूप से मांग यह है, मैंने याचिका को देखा है, हालांकि याचिका की एक कॉपी मिली है मुझे, उसमें मुख्य मांग यही है कि जो राज्यपाल ने आज आदेश दिया है कि कल 11 बजे फ्लोर टेस्ट हो महाराष्ट्र विधानसभा में, उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर दे, उस पर रोक लगा दे। और उसके पीछे तमाम जो है वजह, तमाम कारण गिनाए गए हैं शिवसेना की तरफ से। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं आपके पास लौटूंगी। निपुण सहगल लगातार हमारे साथ बने हुए हैं सुप्रीम कोर्ट परिसर से और पल पल का अपडेट वो हम तक पहुंचाएंगे। इस बीच आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना ने दलील दी कि मंत्रिमंडल की सलाह के बिना राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश दे दिया है। सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना की राज्यपाल के आदेश को चुनौती, ये दलील शिवसेना की तरफ से दी गई। राज्यपाल ने फ्लोर टेस्ट का आदेश बिना कैबिनेट की मंत्रिमंडल की सलाह के दिया। नेता विपक्ष की मांग पर निर्णय ले लिया गया। राज्यपाल ने जल्दबाजी की है। अयोग्यता का मामला लंबित रहते हुए फ्लोर टेस्ट कराना गलत। ये वो तमाम पॉइंट्स हैं जो शिवसेना की तरफ से रखे गए हैं। कुल मिलाकर यही आधार राज्यपाल के फ्लोर टेस्ट के आदेश के विरोध का निपुण सहगल जो शिवसेना की तरफ से किया जा रहा है। बिल्कुल, यही सब आधार हैं, यही सब बातें याचिका में लिखी गई हैं कि मंत्रिमंडल की सलाह ली जानी चाहिए। हालांकि जब राज्यपाल को यह भरोसा ना हो कि सरकार बहुमत में है, तो मैं नहीं समझता कि मंत्रिमंडल की सलाह की ज़रूरत ऐसे मामलों में होती है। तो ये पॉइंट बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता कि कोर्ट के गले उतरेगा। लेकिन आगे जो बातें कही गई हैं कि मीडिया में कुछ बातें चल रही है, राज्यपाल के पास कोई ठोस आधार नहीं था अविश्वास करने का कि बहुमत नहीं है सरकार के पास, और विपक्ष के नेता देवेंद्र फडणवीस उनसे मिले, उसके बाद आनंद फानंद में फैसला ले लिया गया, ऐसी तमाम बातें हैं। और जो एक अहम बात है वो ये है कि 16 विधायक हैं जिन्होंने पार्टी का आदेश नहीं माना, पार्टी के विरोध में काम किया, तो उस हिसाब से वो अयोग्य हो गए हैं। और उनकी अयोग्यता बस एक औपचारिक आदेश डिप्टी स्पीकर का आना था, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने 12 जुलाई तक के लिए उस मामले को टाल दिया है। तो उन लोगों का मामला लंबित रहते उनको वोट देने के लिए अगर कह दिया जाएगा तो ये पूरी तरह से अवैध होगा। ये तमाम बातें कही गई हैं, लेकिन मुख्य मांग यही है कि राज्यपाल का जो आदेश है, जो निर्देश है उनकी तरफ से जारी हुआ है कि कल विधानसभा में शक्ति परीक्षण होगा, उस पर सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे या उसको रद्द ही कर दे। मुंबई में उद्धव ठाकरे सरकार की कैबिनेट की बैठक भी होने वाली है। जी, अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे जब सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम सुनवाई शुरू होगी, उसी समय शाम 5 बजे बैठक होगी उद्धव कैबिनेट की। सवाल है, क्या कैबिनेट की बैठक में उद्धव कोई बड़ा फैसला लेंगे? इसको लेकर भी सवाल बड़ा होता जा रहा है। शाम 5 बजे उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कोकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई होनी है फ्लोर टेस्ट को लेकर, ऐसे में जब संकट में सरकार, तो फिर इस कैबिनेट की बैठक को बुलाने का और कोई बड़ा फैसला लेने का औचित्य है क्या? और वो क्या बड़ा फैसला हो सकता है जिसे लेकर सुगबुगाहट तेज है, जो उद्धव ठाकरे ले सकते हैं? रौनक कुकड़े जी देखिए रोमाना, कल हमें जो जानकारी शिवसेना के मंत्री अनिल परब की तरफ से दी गई थी उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा था कि कल कैबिनेट में शिवसेना जो है वो औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर संभाजी नगर कर दिया जाए, ये प्रस्ताव जो है वो लेकर आने वाली है। लेकिन इस कैबिनेट की बैठक में सबकी निगाह इसलिए टिकी हुई है कि अगर ये फैसला कैबिनेट में आता है तो कांग्रेस और एनसीपी का रुख इस प्रस्ताव को लेकर क्या रहता है। इसके पहले भी जब भी औरंगाबाद का नाम बदलने को लेकर विवाद सामने आया है या ऐसी चर्चा सामने आई है, कांग्रेस ने इसका खुलकर विरोध किया है। लिहाजा अगर कैबिनेट में आज ये प्रस्ताव आता है तो क्या निश्चित तौर पर कांग्रेस कैबिनेट में भी इसका विरोध करेगी। और सवाल ये भी बन रहा है कि क्या शिवसेना जो है इस प्रस्ताव के जरिए अपना एग्जिट प्लान ढूंढ रही है, क्योंकि लगातार एक बात समझनी होगी कि जो शिंदे कैंप है वो लगातार उद्धव ठाकरे और उद्धव ठाकरे के कैंप पर ये कहते हुए सवाल उठा रहा है कि ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। और ऐसे में अगर ये इस तरह का प्रस्ताव लेकर आते हैं जो हमेशा बाला साहब ठाकरे की मांग रही है, बाला साहब ठाकरे कई बार सार्वजनिक मंच से कह चुके हैं कि अगर हमारी सरकार आई तो औरंगाबाद का नाम संभाजी नगर कर दिया जाएगा। और अब जब आखिरी दाव, जिसको कहते हैं कि सरकार जा रही है और आखिरी दाव चलने की कोशिश होती है, तो ये आखिरी दाव उद्धव ठाकरे, उनकी सरकार जो है चलती हुई दिख रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस बैठक में बड़ा घमासान जो है वो देखने को मिल सकता है जब ये प्रस्ताव आएगा। आप इस वक्त ये बड़ी जानकारी दे रहे हैं कि बहुत संभव है कि फ्लोर टेस्ट से पहले ही एक और एग्जिट प्लान जो उद्धव ठाकरे ने शायद बना लिया है और उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट आने की नौबत ही नहीं आने देंगे। फिर तो सीधे सीधे कहा जाएगा
कि उद्धव ठाकरे हो सकता है इस कैबिनेट की बैठक के बाद इस्तीफा दे दें। रौनक कुकड़े। जी देखिए, निश्चित तौर पर ऐसा कहा जा सकता है क्योंकि जो ये अचानक से इस तरह का प्रस्ताव जो है शिवसेना लेकर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि जब ये महाविकास आघाड़ी सरकार का गठन हुआ था उस वक्त जो कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया था उसमें शिवसेना ने एक्सेप्ट किया था कि वह सेक्युलर शब्द जो है इस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में रखेगी। और ऐसे सेक्युलर शब्द होने के बाद इस तरह का डिसीजन, एकदम एक्सट्रीम हिंदुत्ववादी पार्टी होने टाइप का डिसीजन जो है कैबिनेट की बैठक में लाने का ये संकेत शिवसेना देने की कोशिश कर रही है कि क्या वो एक एग्जिट प्लान ढूंढ रही है। हालांकि निगाहें इस बात की ओर भी है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कुछ फैसला देता है और उसके बाद कोई एनालिसिस तक पहुंचा जा सकता है कि क्या वाकई में उद्धव ठाकरे फ्लोर टेस्ट से पहले हथियार डाल देंगे, क्या वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। ये बड़ी जानकारी जो रौनक कुकड़े दे रहे हैं और इसी वजह से कैबिनेट की बैठक जो अब से कुछ देर बाद ठीक उसी समय शुरू होगी, शाम 5 बजे, जब सुप्रीम कोर्ट में सुप्रीम सुनवाई शुरू होगी फ्लोर टेस्ट के मुद्दे को लेकर। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार किस रणनीति के साथ शिवसेना आगे बढ़ेगी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा भी शिवसेना की तरफ से ही खटखटाया गया है। फ्लोर टेस्ट का आदेश जो राज्यपाल ने दिया वो गैर कानूनी है, ये कहते हुए शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण हो जाता है इस महासंकट में अब तक देखिए किस तरीके से पूरा जो सियासी घटनाक्रम है वो आगे बढ़ा है। 25 जून डिप्टी स्पीकर ने 16 बागी विधायकों को नोटिस भेजा था। 27 जून कोर्ट से बागी विधायकों को जवाब के लिए 12 जुलाई तक मोहलत मिल गई थी और साथ ही 26 जून डिप्टी स्पीकर के नोटिस के खिलाफ शिंदे गुट सुप्रीम कोर्ट जब पहुंचा था, बीजेपी ने राज्यपाल से फ्लोर टेस्ट कराने की मांग कल कर दी और फिर आज एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा शिवसेना की तरफ से खटखटाया गया है। फ्लोर टेस्ट का आदेश असंवैधानिक, इसको रद्द किया जाए, यही वो मांग है जिसको लेकर शिवसेना सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा हुआ है। सीधे आपको एक बार फिर से लेकर चलेंगे, निपुण सहगल हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। जरा समझते हैं निपुण सहगल से कि शाम 5 बजे जब इस मामले में सुनवाई होगी तो फिर किसी तरीके का अंतरिम आदेश आज ही आना होगा निपुण, अगर कल फ्लोर टेस्ट टलना है तो। निश्चित रूप से जो भी आदेश आना है वो अंतरिम आदेश आज ही आना है, बशर्ते कि कोर्ट सहमत हो इस बात के लिए। निश्चित रूप से जो भी आदेश आना है वो अंतरिम आदेश आज ही आना है, बशर्ते कि कोर्ट सहमत हो इस बात के लिए। अगर कोर्ट को लगता है कि राज्यपाल ने जो आदेश दिया है उसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई कमी नहीं है, और तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकता है कि हम दखल नहीं देंगे, आप फ्लोर में जाइए। अगर कोर्ट को ये लगता है कि अभी जो बात उठाई जा रही है उसका एडजुडिकेशन, यानी उस पर कोई निर्णय लेना, उस पर कोई अंतरिम आदेश देना संभव नहीं है, तब भी वो कह सकता है कि आप फ्लोर टेस्ट पर जाइए एंड दैट विल बी सब्जेक्ट टू आवर फाइनल ऑर्डर, यानी कि जो आप बिंदु उठा रहे हैं उसके बारे में हम बाद में विचार कर सकते हैं। तीसरी बात ये हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट ये कहे कि अगर 16 विधायकों की अयोग्यता को लेकर विवाद है तो ठीक है, हम उनको वोट देने से रोक देते हैं। हालांकि ये जो मौजूदा जो राजनीतिक समीकरण है महाराष्ट्र में उसमें बहुत काम आएगा नहीं महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए। अगर वो विधायक वोट नहीं भी दे सकते हैं फिलहाल, तब भी सरकार बचेगी, इसमें संदेह है। तो ऐसी तमाम बातें हो सकती हैं, लेकिन जो आदेश है निश्चित रूप से वो आज ही आएगा। अब वो आदेश फ्लोर टेस्ट को रोकने का होगा, उसको टालने का होगा, या फ्लोर टेस्ट होगा और कुछ शर्तों के साथ होगा, ये तमाम बातें करीब मुझे लगता है कि 1-1.5 घंटे की सुनवाई ज़रूर होगी, क्योंकि बहुत सारे पक्ष हैं, बहुत सारी उनको बातें कहनी है। 5 बजे ही सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसमें थोड़ा संदेह है, लेकिन 5:15 साढ़े 5 तक जरूर ये शुरू हो जाएगा और उसके बाद 1-1.25 घंटा तक सुनवाई ये चलनी चाहिए या लंबी। बिल्कुल, आप रहिए मेरे साथ, मैं लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ अंकित गुप्ता भी लगातार बने हुए हैं, मैं अंकित का भी रुख करूंगी, लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, बागी गुट की ओर से एकनाथ शिंदे ने आज फिर गुवाहाटी में मीडिया से जब बात की तो दावा किया उन्होंने कि सभी विधायक कल मुंबई पहुंच जाएंगे और उन्हें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है क्योंकि उनके पास नंबर पूरा है। मुंबई में हम लोग कल पहुंचेंगे, कल हम लोग मुंबई में पहुंचेंगे, सभी विधायक हमारे मुंबई में पहुंचेंगे। जो भी आपको मालूम है, आपको पता है, हमारे पास 50 लोग हैं, 40 + 10, ये 50 लोग। और अभी देखिए आप, मतलब हम लोग मेजोरिटी में हैं, 2/3 से ज्यादा मेजोरिटी हमारे शिवसेना गठ के पास है, शिवसेना गठ के पास है, और इसलिए हमें कोई भी फ्लोर टेस्ट की चिंता नहीं है। फ्लोर टेस्ट भी होगी, जो भी प्रक्रिया होगी उसमें पूरी तरह हम लोग पास हो जाएंगे, हमें कोई भी रोक नहीं सकता है, क्योंकि
डेमोक्रेसी में नंबर्स और मेजॉरिटी को बहुत इम्पोर्टेंस होता है। इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन और कानून और रूल्स, इसके आगे किसी को जा नहीं सकता है कोई भी। मुंबई में एकनाथ शिंदे को आप सुन रहे थे, कह रहे हैं हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास नंबर है। कुल मिलाकर नजरें अब सुप्रीम कोर्ट पे टिकी हुई हैं, जहां शाम 5 बजे सबसे बड़ी सुनवाई शुरू होनी है। फ्लोर टेस्ट का आदेश जो राज्यपाल ने दिया है वो असंवैधानिक, यही मांग लेकर शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तो मुंबई और महाराष्ट्र की सियासी उठापटक पर लगातार ये बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर जारी है। आपको बता दें, आज शाम अब से थोड़ी देर में गुवाहाटी से बागी विधायकों को लेकर जो स्पेशल फ्लाइट है वो गोवा के लिए उड़ान भरने वाली है। तो अब फ्लोर टेस्ट से एक दिन पहले गोवा इस पूरे सियासी संकट का केंद्र बनने वाला है। आपको एक ग्राफिक्स दिखाते हैं, ग्राफिक्स के जरिए देखिए कि कब क्या कुछ हुआ। ये बगावत के 9 दिन 21 जून की तारीख थी जब एकनाथ शिंदे गुट के विधायक जो हैं उनका सूरत पहुंचने का सिलसिला शुरू होता है। 21 जून को मुंबई से सूरत गए बागी विधायक, 22 जून को सूरत से गुवाहाटी के लिए उड़ान भरी और फिर 29 जून आज का दिन गुवाहाटी से गोवा पहुंचने वाले हैं ये विधायक। तो बगावत के इन 9 दिन में 3 शहर और अब गोवा पहुंचेंगे आज, फिर कल मुंबई वापसी की तैयारी। महाराष्ट्र के महासंकट का केंद्र अब गुवाहाटी की जगह गोवा बनने वाला है। शिवसेना के बागी विधायक गुवाहाटी से उड़ान भरते हुए अब गोवा पहुंचने वाले हैं। जैसे गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में विधायक ठहरे हुए थे, वैसे ही अब गोवा के होटल ताज कन्वेंशन सेंटर में विधायकों के ठहरने का पूरा इंतजाम किया गया है। गोवा का वही होटल, तस्वीर उसकी देख रहे हैं आप, जहां सुरक्षा का कड़ा पहरा लगा दिया गया है। सूत्रों के मुताबिक करीब 71 कमरे यहां बुक किए गए हैं और यहीं से कल सभी बागी विधायक फ्लोर टेस्ट के लिए सीधे मुंबई विधानसभा पहुंचेंगे। सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे सहयोगी रौनक कुकरे इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रौनक, जिस तरीके के इंतजाम सूरत में देखे, जैसे इंतजाम गुवाहाटी में देखे, अब बिल्कुल उसी तरीके की पुलिस मुस्तैदी वाली तस्वीरें होटल के बाहर गोवा से भी सामने आने लगी हैं। हालांकि विधायक अभी गोवा पहुंचे नहीं है। रौनक जी, निश्चित तौर पर कहा जा सकता है क्योंकि गोवा में भी बीजेपी की सरकार है और एक जो सुबह हमें जानकारी एकनाथ शिंदे के ऑफिस की तरफ से दी जा रही थी, मुख्य तौर पर गुवाहाटी में चूंकि आसपास के इलाके में एटमॉस्फेयर थोड़ा खराब है, मौसम की जानकारी मौसम विभाग से मिल रही है कि वहां पर तेज बारिश हो सकती है। लिहाजा कल जब फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में विधायकों को मुंबई अगर आना है और ऐसे में कोई बड़ी अड़चन हो सकती है, इसीलिए ये प्लान किया गया है कि उन्हें यहाँ से 1 घंटे की दूरी पर, अगर फ्लाइट की बात की जाए तो 1 घंटे का सफर है गोवा से मुंबई का, तो गोवा में इन विधायकों को आज रखा जाएगा और कल सुबह 8:30-9 बजे के करीब ये विधायक जो है मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और वहां से पुलिस प्रोटेक्शन में सभी विधायकों को विधानसभा लेकर आया जाएगा। क्योंकि जो राज्यपाल ने भी साफ किया है, अपने पत्र में इस बात का जिक्र किया है कि जो विधायक कल मतदान के लिए आएंगे उनके सुरक्षा का जिम्मा जो है वो पुलिस ने और विधान भवन सेक्रेटरी ने संभालना चाहिए। इसके पहले जब सुप्रीम कोर्ट एक तरीके से प्लान ए हो गया रौनक कुकरे, ये तो एक तरीके से प्लान ए हो गया। अगर सब कुछ स्क्रिप्ट के हिसाब से चलता है, जिस तरीके का आदेश राज्यपाल की तरफ से दिया गया है, उसी के अनुरूप अगर कल फ्लोर टेस्ट होता है, लेकिन इस बीच क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद शाम 5 बजे सुप्रीम सुनवाई फ्लोर टेस्ट को लेकर जो होने वाली है, अगर वहां पर अनुरूप इन एकनाथ शिंदे गुट के फैसला नहीं आता सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर यह प्लान बदल भी सकता है। रुमाना, आपका आवाज सवाल, क्या ये प्लान तब्दील हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के फैसले को देखते हुए? जी, अब प्लान की अगर बात की जाए तो प्लान तो इसी तरह का फिलहाल देखने को मिल रहा है कि एकनाथ शिंदे का जो गुट है वो मतदान के दिन मुंबई आएगा, लेकिन अगर वो मुंबई नहीं भी आता है मतदान के दिन, तब भी बीजेपी कंफर्टेबल पोजीशन में विधान भवन में दिखाई दे रही है, क्योंकि बहुमत का आंकड़ा कम होकर 125 हो जाएगा। और अगर जो विधायकों की संख्या को देखा जाए, बीजेपी को जो समर्थन कर रहे हैं निर्दलीय विधायकों या बहुजन विकास आघाड़ी जैसी जो छोटी पार्टी और MNS जैसी पार्टी जो है वो बीजेपी के समर्थन में खुलकर सामने आई है, ऐसे
ऐसे में ये कहा जा सकता है कि बीजेपी और देवेंद्र फडणवीस के पास 128 विधायकों का समर्थन है। तो ये प्लान ए और बी पर दोनों तरफ से काम चल रहा है। अब देखना होगा कि कौन से प्लान को कब इंप्लीमेंट किया जाता है। लेकिन सबसे बड़ी बात जो रोमाना है वो शाम को 5 बजे एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चलेगी तब 5 बजे यहाँ पर कैबिनेट की बैठक होने वाली है और जो एजेंडा सामने रखा जा रहा है वो औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर, और ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट जो है वो हो सकता है क्योंकि लगातार जिस बाला साहब ठाकरे के विचार को लेकर शिंदे कैंप जो है वो उद्धव ठाकरे को घेरता हुआ दिखाई दे रहा है, अब बाला साहब ठाकरे की उसी भूमिका को उद्धव ठाकरे आगे बढ़ाते हुए दिख रहे, तो इस पर शिंदे कैंप क्या कुछ जवाब देता है ये भी महत्वपूर्ण होगा। और दूसरा महत्वपूर्ण होगा कि कांग्रेस इसको लेकर क्या कुछ रुख अपनाती है। अगर वाकई में कांग्रेस आज इस कैबिनेट में इस प्रस्ताव का विरोध करती है तो सवाल ये है कि क्या कांग्रेस सरकार से बाहर निकलने जा रही है, क्या जो एग्जिट प्लान शिवसेना ढूंढ रही है, उद्धव ठाकरे ढूंढ रहे हैं, क्या ये कैबिनेट की बैठक में एजेंडा ये एग्जिट प्लान है। ये कई ऐसे सवाल है जिसका जवाब शाम 5 बजे जब कैबिनेट की बैठक शुरू होगी उसके बाद मिलना मुमकिन होगा। जी बिल्कुल, तो कुल मिलाकर एक तरफ वो सुप्रीम सुनवाई जो शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट को लेकर शुरू होगी और वहीं दूसरी तरफ नजर इस बात की कि क्या इससे अलग, क्या इससे इतर उद्धव ठाकरे अपने लिए कोई और एग्जिट प्लान भी तलाश रहे हैं। कोई बड़ा सियासी दांव इस कैबिनेट की बैठक में क्या उद्धव ठाकरे की तरफ से खेला जाएगा जिससे कहीं ना कहीं सरकार तो एक तरीके से जाना तय है, नंबर ये बता रहे हैं, लेकिन अपनी पार्टी को एकजुट रख पाए उद्धव ठाकरे, ये बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। और शायद इस वक्त रौनक कुकरे उद्धव ठाकरे के जहन में भी यही होगा कि किसी तरीके से आखिरी कोशिश कर ली जाए, आखिरी दांव खेल लिया जाए पार्टी को एकजुट रखने के लिए। रौनक जी बिल्कुल ऐसा कहा जा सकता है। हमने कल से देख रहे हैं कि कल भी उद्धव ठाकरे ने कैबिनेट की बैठक के पहले एक प्रेस रिलीज जारी कर जो विधायक इस वक्त शिंदे गुट में शामिल है उनको एक भावनात्मक अपील करने की कोशिश की थी, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि आज भी वो एक कुटुंब प्रमुख यानी परिवार के प्रमुख के तौर पर बने हुए हैं, लिहाजा वे उनके कई परिवार सदस्यों से भी बात कर रहे हैं और जो विधायक वहाँ पर शिंदे कैंप में मौजूद है उनके भी परिवार के कई लोगों से उनकी बात हुई है। आप मुंबई आइए, मुझसे मिलिए, बात करिए, जो भी आपके मन में है वो सब मैं सुनने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये जब बातें जिसमें डायलॉग्स ही ना हो, डायलॉग बंद हो जाए तो उससे समाधान नहीं निकल सकता। अगर आप भी शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे के विचारों की बात कर रहे हैं और उसी पर चलना चाह रहे हैं तो मिल बैठकर अगर बात करें तो मामले का हल निकल। भावनात्मक तौर पर अपील की, जिसे हम कहते हैं कि आखिरी अपील, वो करने की कोशिश कल भी की गई थी और आज जो प्रस्ताव शिवसेना ला रही है वो भी उसी का एक पार्ट 2 हम कह सकते हैं। बिल्कुल, एक तरीके से वो संवाद का रास्ता खोलने की कोशिश के तौर पर देखा जाएगा। अगर कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव जिसका जिक्र रौनक कुकरे कर रहे हैं, औरंगाबाद का नाम बदलकर संभाजीनगर करने की पहल की जाती है उद्धव ठाकरे की तरफ से, तो देखिए महाराष्ट्र संकट में आज शाम बड़ी हलचल है। अब जरा 4 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं और इन 4 तस्वीरों से समझिए शाम 5 बजे सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट पर होनी है सुप्रीम सुनवाई। शाम 5 बजे ही उद्धव सरकार की कैबिनेट की बैठक होने वाली है और उधर नवाब मलिक, अनिल देशमुख वोटिंग में हिस्सा लेंगे या नहीं, इस पर भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। इतना ही नहीं, शाम 7 बजे बीजेपी विधायक दल की बैठक भी होनी है आज। तो कुल मिलाकर ये सियासी हलचल, महाराष्ट्र की सियासत में बड़ा उठापटक और इस सब के बीच कुल मिलाकर किस दिशा में आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र की सियासत, महाराष्ट्र की राजनीति, सत्ता में कौन कितने दिन किसकी हो जाने वाली है कुर्सी और किसकी होने वाली है महाराष्ट्र की सत्ता में एंट्री, बहुत से सवालों का जवाब अब से कुछ ही देर बाद मिलने लगेगा जब सुप्रीम सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में शुरू होगी। तो पिछले 9 दिन से जारी महाराष्ट्र के पॉलिटिकल ड्रामे का क्या कल फुल एंड फाइनल होने वाला है? क्या कल फ्लोर टेस्ट होगा? इसी के विरोध में शिवसेना ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है, जहां शाम 5 बजे फ्लोर टेस्ट को लेकर सुप्रीम सुनवाई होनी है। और इस सब के बीच एकनाथ शिंदे गुट जो गुवाहाटी से अब गोवा के लिए रवाना हो चुका है, लेकिन कुल मिलाकर इस फ्लोर टेस्ट के लिए किस तरीके से दम भरते हुए नजर आए एकनाथ शिंदे। आज गुवाहाटी में मीडिया के सामने जब आए एकनाथ शिंदे तो बोले, हमें फ्लोर टेस्ट की कोई चिंता नहीं है, हमारे पास 2/3 बहुमत है, हमारे साथ शिवसेना की 2/3 से ज्यादा विधायकों का समर्थन है। यह कहा गया एकनाथ शिंदे की तरफ से। हमारे साथ कुल 50 विधायक हैं। इतना ही नहीं, एकनाथ शिंदे ने यह भी कहा है कि फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे, विधानसभा में फ्लोर टेस्ट हम पास करेंगे। लोकतंत्र में नंबर और बहुमत
सबसे बड़ा होता है। कानून के आगे कोई नहीं जा सकता। कल हमारे सारे विधायक मुंबई पहुंच जाएंगे। शिवसेना बाला साहेब ठाकरे की ही है, तो एक तरीके से मुंबई पहुंचने से पहले ही एकनाथ शिंदे जब गुवाहाटी से गोवा के लिए रवाना हो रहे थे, तो ये हुंकार जो एकनाथ शिंदे की तरफ से भरी गई। और इस सब के बीच शिंदे गुट के बयान पर शिवसेना पलटवार कर रही है। शिवसेना की प्रवक्ता सांसद पार्टी की प्रियंका चतुर्वेदी कह रही हैं, हर शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ खड़ा है, सिर्फ यही 30 लोग हैं जो विरोध में हैं। प्रियंका ने इन बागियों को चुनौती दी है कि अपने क्षेत्र में जाएं और बिना शिव सैनिकों के समर्थन के फिर से जरा जीत कर तो दिखाएं। तो लगातार पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो रहा है, नजर तमाम जो राजनेता है बनाए हुए हैं। प्रियंका चतुर्वेदी सांसद हैं शिवसेना से, उनकी भी नजर बनी हुई है। मैम, ये गोवा को जाने के लिए काफिला आपके विधायकों का निकल रहा है, क्या इस समय पार्टी के अंदर बज है? नहीं, हमारे विधायकों का नहीं है। ये वो रिबेलियन है जो इन लोगों ने कोशिश की है, भारतीय जनता पार्टी ने इंजीनियर की है। भारतीय जनता पार्टी ने एक इलेक्टेड डेमोक्रेसी होती है, अब एक इन्फोर्स डेमोक्रेसी का मॉडल देश के सामने रखा है। वो तो ये तक कह रहे हैं कि 50 के आसपास नंबर उनके साथ है, तो वो आपको लग रहा है कि थ्रेट तो आपकी सरकार का है? उल्टी गिनती, क्या आज के दिन से उल्टी गिनती शुरू कर दी जाए इस सरकार की? आप कैसे देख रहे हैं? मैं इसको ना उल्टी गिनती बताऊंगी ना सीधी गिनती बताऊंगी। ये टेढ़ी उंगली से टेढ़ा काम करने का काम जो भारतीय जनता पार्टी ने किया है, वो देश की जनता देख रही है, महाराष्ट्र की जनता देख रही है। आपने देखा है कि आप कह रहे थे पार्टी के सैनिकों के साथ नहीं है। हर शिव सैनिक आज पूरी तरीके से उद्धव साहब के साथ खड़ा है। जो नहीं खड़े हैं वो ये 30 लोग हैं, और ये 30 लोग को मैं भी कहती हूँ कि फिर से लौट कर आए, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएं और उन शिव सैनिकों के बगैर वहां से लड़कर दिखाएं। अच्छा, आप आंकड़ों की बात करी, कई सारे आंकड़े अभी मैं सुन रहा था। एकनाथ शिंदे जी ने 50 की बात की, आप 30 का जिक्र कर रही हैं, 16 की सदस्यता की बात कर रहे हैं। आपको क्या लगता है जब ये लोग सब वापस आएंगे तो उनमें से कुछ विधायक हैं, इस उम्मीद में है कि आप लोग कि वो वापस आ जाएंगे शिवसेना के साथ? उम्मीद की बात नहीं है, ये एक विश्वास की बात है, एक निष्ठा की बात है। और इस सबके बीच ये तस्वीरें आपके सामने हैं, गुवाहाटी की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गुवाहाटी के होटल से निकला है एकनाथ शिंदे गुट। ये देखिए तस्वीर, ये लग्जरी बस, आगे सामान भरा हुआ है और पीछे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक बैठे हुए हैं, मीडिया की तरफ हाथ हिलाकर बाय बाय का इशारा करते हुए। अब गुवाहाटी से गोवा के सफर पर हैं एकनाथ शिंदे गुट के ये विधायक। तो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक गुवाहाटी से निकल गए हैं, गोवा के लिए अब ये लोग उड़ान भरेंगे और फिर कल मुंबई जाने का पूरा प्लान जो तैयार किया गया है। ये देख रहे हैं आप, एक के बाद एक ये बसें आगे बढ़ती हुई सीधे होटल से अब एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं ये विधायक। और पुलिस की सुरक्षा भी इस बीच आप देख रहे हैं, पीछे पीछे पुलिस की गाड़ी भी मौजूद है, पुलिस बल भी बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रौनक कुकड़े इस वक्त मौजूद हैं। रौनक, मुंबई का सफर वाया गोवा एकनाथ शिंदे गुट ने शुरू कर दिया। जी बिल्कुल, कह सकते हैं कि एकनाथ शिंदे अब गुवाहाटी से गोवा होते हुए ही मुंबई पहुंचेंगे। दरअसल ये प्लान कल ही बनकर तैयार हो गया था। दरअसल जो जानकारी दी जा रही थी उसके मुताबिक आसाम और गुवाहाटी इलाके में जमकर बारिश जो है वो देखने को मिल रही है और मौसम ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से ये एक प्लान जो है वो बनाया गया है। क्योंकि गोवा से अगर फ्लाई करके मुंबई आना है तो 1 घंटे में विधायक यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कल सुबह 8:30-9 बजे ये सभी विधायक जो है वो मुंबई पहुँच जाएंगे। अगर ये जो प्लान उन्होंने तैयार किया है उसी प्लान पर स्टिक होकर आगे बढ़ना है, तो अगर नहीं आते तो भी कोई दिक्कत नहीं है। उद्धव ठाकरे की सरकार जो है फ्लोर टेस्ट पर हारती हुई दिख रही है, क्योंकि नंबर इस वक्त अगर कहा जाए तो बीजेपी का साथ देते हुए दिख रहे हैं। जी बिल्कुल, तो तस्वीरें सामने आ गई हैं और रौनक, ये जो तस्वीरें हैं इन्हें देखकर कहा जा सकता है कि जिस तरीके की भावनात्मक अपील उद्धव ठाकरे की तरफ से कल भी की गई थी, आज भी जो कहा जा रहा है कि पार्टी बचाने के लिए कोई बड़ा सियासी दांव कैबिनेट की बैठक में उद्धव ठाकरे खेल सकते हैं। लेकिन ये विधायक पूरी तरीके से उत्साहित नजर आ रहे हैं, पूरी तरीके से मोटिवेटेड नजर आ रहे हैं और पूरी तरीके से एकजुट नजर आ रहे हैं। तस्वीरें तो यही बयां कर रही हैं। रौनक,
जी बिल्कुल रोमाना तस्वीरें बयां कर रही हैं। आज सुबह भी जब गुवाहाटी के रेडिसन ब्लू होटल में इन विधायकों की बैठक एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में हुई तो कई विधायकों ने वहां पर मोटिवेशनल भाषण जो है वो करते हुए दिखाई दिए। हमने सुबह एक क्लिप दिखाई थी जिसमें राज्य के मंत्री गुलाबराव पाटिल जो काफ़ी एग्रेसिव और बहुत ही शानदार मराठी में भाषण देने के लिए शिवसेना के तरफ से नेता कहे जाते हैं, उनकी एक मोटिवेशनल स्पीच जो है वो वहाँ पर देखने को मिली। इस स्पीच में उन्होंने सीधे पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे और संजय राउत दोनों को निशाने पर लेते हुए दिखे। उनका साफ तौर पर कहना था कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जिनका लंबे समय तक हम लोगों ने साथ दिया है वे वर्षा छोड़कर चले गए। जो सरकारी आवास है मुख्यमंत्री का वे वर्षा छोड़कर चले गए, 52 विधायकों को छोड़कर चले गए, लेकिन एनसीपी प्रमुख शरद पवार को वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। और इसी बात का विरोध हम लोग कर रहे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस के साथ रहकर शिवसेना पार्टी जो है महाराष्ट्र में खत्म होती हुई दिख रही है। जो एग्जाम्पल लगातार इस बैठकों में दिए जा रहे हैं, जो सूत्र ने हमें बताया है वो ये है कि उदय सामंत जो महाराष्ट्र सरकार में मंत्री है, कुछ दिन पहले ही अचानक वो शिंदे कैंप पे जाकर शामिल हो गए। उन्होंने भाषण में अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि राज्यसभा का जो हाल ही में चुनाव हुआ है उसमें एक शिवसेना का कार्यकर्ता को उद्धव ठाकरे ने टिकट दी थी जिनका नाम संजय पवार है, लेकिन एनसीपी और कांग्रेस की क्रॉस वोटिंग की वजह से उनका कैंडिडेट जो है वो हार गया। और यही दिखाता है कि कैसे सरकार में रहकर एनसीपी और कांग्रेस शिवसेना को धीरे धीरे खाने की कोशिश कर रही है। फंड जो है वो शिवसेना के विधायकों को नहीं दिए जाते। तो कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसको देखते हुए लगता नहीं कि बिल्कुल रौनक कुकरे जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से एकनाथ शिंदे गुट जिसकी नाराजगी एनसीपी और कांग्रेस को लेकर, और ये 2 कैमरों से आप तस्वीरें देख रहे हैं एकनाथ शिंदे गुट जो निकल गया है गुवाहाटी के होटल से एयरपोर्ट के लिए। तस्वीरें देखिए जरा विधायकों की, और विधायकों को गौर से देखेंगे आप तो बहुत से विधायकों के गले में आपको जो असम का पटका होता है वो यहाँ पर नजर आएगा। गमछा जो होता है असम के लोग जो पहनते हैं वो आपको यहाँ पर विधायकों के गले में नजर आएगा। और इससे कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि गुवाहाटी में ये जो एकनाथ शिंदे गुट के विधायक हैं इनकी आवभगत शानदार तरीके से हुई है। ये देखिए जरा गले में गमछे देखिए, आसमीज गमछे ज्यादातर विधायकों के गले में आपको डले हुए नजर आएंगे। रौनक कुकड़े, गुवाहाटी में जबरदस्त आवभगत शुरुआत सूरत से हुई थी और अब गोवा में भी आवभगत की एकनाथ शिंदे गुट की तैयारियां पूरी हैं। जी बिल्कुल पूरी है कह सकते हैं, क्योंकि जिस होटल में इन सभी विधायकों का देर रात तक मतलब ये पहुंचने के बाद जहां पे इनको रुकाया जाएगा वहां पे अभी से ही सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। ये भी एक बीजेपी शासित लगातार ये कहा जा रहा है कि सब हियरिंग के पीछे कहीं ना कहीं बीजेपी का पर्दे के पीछे एक बहुत बड़ी भूमिका जो है बीजेपी की रही है। कि गुवाहाटी में निकलने से पहले एकनाथ शिंदे ने, क्योंकि आसाम में कई इलाकों में ज़बरदस्त बाढ़ का कहर जो है देखने को मिल रहा है और कई इलाकों में जो लोग हैं वहाँ रहने वाले वो बुरी तरीके से प्रभावित है, लिहाजा उन्होंने शिवसेना के विधायकों की तरफ से सीएम राहत कोष में 51 लाख रुपए जो है वो दान किए हैं। तो जिस तरह से गुवाहाटी में उनका स्वागत किया गया, गुवाहाटी का आभार जो है वो नहीं भूले हैं। रोमाना किसी भी वक्त इस वक्त मैं मंत्रालय में मौजूद हूँ और कैबिनेट की बैठक में शिरकत करने के लिए राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जो मातोश्री से निकल चुके हैं वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। उसके पहले देख सकते हैं। बिल्कुल ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। उद्धव ठाकरे जब निकले हैं मंत्रालय में कैबिनेट बैठक में शिरकत करने के लिए, आदित्य ठाकरे आपने देखा गाड़ी में पीछे की सीट पर बैठे हुए थे, आदित्य ठाकरे भी उनके साथ मौजूद हैं, अनिल परब भी मौजूद हैं और ये सभी लोग मातोश्री से निकले हैं मंत्रालय के लिए क्योंकि वहीं पर शाम 5 बजे कैबिनेट की बैठक। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये मुख्यमंत्री का काफिला, उद्धव ठाकरे का काफिला, ये गाड़ी आएगी और आप देखेंगे इस गाड़ी में पिछली सीट पर आदित्य ठाकरे नजर आएंगे आपको बैठे हुए। ये आदित्य ठाकरे मीडिया की तरफ हाथ भी हिला रहे थे, वो बैठे हुए हैं पिछली सीट पर गाड़ी में। उद्धव ठाकरे भी इसी गाड़ी में मौजूद हैं, अनिल परब भी इस गाड़ी में मौजूद हैं और ये काफिला मुख्यमंत्री का मंत्रालय के लिए निकला है। वहीं पर वो बैठक होनी है जिस बैठक में माना जा रहा है कि क्या कोई आखिरी बड़ा सियासी दांव खेल सकते हैं उद्धव ठाकरे, क्या कोई बड़ा ऐलान उद्धव ठाकरे की तरफ से किया जा सकता है। जो एकनाथ शिंदे गुट है उसकी नाराजगी उद्धव से इस वजह से थी कि उद्धव एनसीपी और कांग्रेस के साथ हैं और एनसीपी और कांग्रेस से नुकसान बाला साहेब की विरासत उस पार्टी को हो रहा है जिसे अपने खून पसीने से बाला साहेब ने सींचा था। ऐसे में आज क्या ये सबसे बड़ा हमला जो एकनाथ शिंदे गुट की तरफ से उद्धव ठाकरे पर किया जा रहा है, इसका कोई बड़ा जवाब किसी सियासी दांव से उद्धव ठाकरे की तरफ से दिया जा सकता है क्या? इस पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है। वहीं दूसरी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं गुवाहाटी की, गुवाहाटी से होटल
से बागी निकल गए हैं, गोवा के रास्ते में हैं और फिर कल मुंबई पहुंचेंगे वाया गोवा। और इस सब के बीच नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में फ्लोर टेस्ट को लेकर होनी है सुप्रीम सुनवाई। चंद मिनटों का इंतजार और। बाबा बाबा कोरिया सिटी जानी ना कोरिया सिटी। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।